नमस्कार। संगठित अपराध ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़ी बड़ी गैंग्स, फिल्मों वाले माफिया की छवि आती है। हाँ बिल्कुल, फिल्मों का असर तो है ही। पर कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या सिर्फ यही है या इसका दायरा कहीं ज्यादा फैला हुआ है? नहीं, ये एक ऐसा विषय है जहाँ फिल्मों और असलियत में काफी फर्क है। कानून की अपनी परिभाषा है जो काफी विस्तृत है, स्पेसिफिक है। तो आज हम इसी कानूनी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज के अंश हैं, खास तौर पर धारा 111 और 112। हाँ, जो बताते हैं कि कानून की नज़र में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। और एक और श्रेणी है छोटा संगठित अपराध या पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये क्या है और इनके लिए सजाएं क्या हैं? बिल्कुल, आज हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गतिविधियां संगठित अपराध मानी जाती हैं। और ये जो बार बार शब्द आता है संगठित अपराध सिंडिकेट, ये असल में है क्या? हाँ, और इन अपराधों के परिणाम मतलब सजाएं कितनी गंभीर हो सकती हैं। और ये भी कि कानून छोटे और बड़े संगठित अपराध में क्या अंतर देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 111 ये संगठित अपराध की बात करती है। हाँ, धारा 111(1) में इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसमें किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? क्या ये सिर्फ हिंसा वाले अपराध हैं? नहीं, इसका दायरा हिंसा से कहीं ज्यादा बड़ा है। दस्तावेज में कई तरह की गतिविधियां बताई गई हैं। हाँ, अपहरण, लूट, सुपारी लेकर हत्या जैसे गंभीर अपराध तो हैं ही, लेकिन साथ ही जमीन हड़पना, जबरन वसूली और यहाँ तक कि वाहन चोरी जैसे अपराध भी इसमें गिने जा सकते हैं। अच्छा, तो संपत्ति से जुड़े अपराध भी हैं इसमें और कुछ? बिल्कुल, इसके अलावा आर्थिक अपराध जैसे बड़े पैमाने पर फ्रॉड, जालसाजी, हवाला। आर्थिक अपराध भी? हाँ, और साइबर अपराध भी संगठित अपराध के दायरे में आ सकते हैं। यही नहीं, जैसे व्यक्तियों की तस्करी, नशीले पदार्थों की, हथियारों की या दूसरी अवैध चीजों की तस्करी। और यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी भी इसमें शामिल है। पर अपराधों का होना दिखाता है कि कानून पुरानी धारणाओं से आगे बढ़ रहा है। सही बात है, लेकिन सिर्फ कोई गतिविधि कर देना ही उसे संगठित अपराध तो नहीं बना देता होगा। इसमें ये संगठित वाला तत्व क्या है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। गतिविधि के अलावा कुछ शर्तें हैं जो इसे संगठित बनाती हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि यह एक निरंतर चलने वाली गैरकानूनी गतिविधि होनी चाहिए। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। निरंतर चलने वाली? हाँ, मतलब कोई एक आध बार की घटना नहीं। इसका कानूनी मतलब क्या है, निरंतर? स्रोत इसे साफ करता है। इसका मतलब है कानून द्वारा प्रतिबंधित ऐसी गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध हो, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। और जिसके लिए कम से कम 3 साल की कैद की सजा हो। कम से कम 3 साल, हाँ। लेकिन सबसे अहम बात जो इसे निरंतर बनाती है वो ये है कि पिछले 10 सालों के दौरान सक्षम न्यायालय के सामने उस व्यक्ति या गिरोह के सदस्य के खिलाफ 10 साल? हाँ, पिछले 10 सालों में उस तरह के अपराध के लिए कम से कम एक से ज्यादा आरोप पत्र यानी चार्जशीट्स दायर हुए हों और अदालत ने उन अपराधों का संज्ञान लिया हो, कॉग्निजेंस लिया हो। समझ गया। तो मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार चार्जशीट और कोर्ट द्वारा उसका संज्ञान। ये तो काफी ठोस जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी शर्तें क्या हैं? दूसरी शर्त है कि इस गतिविधि में हिंसा की धमकी, डराना धमकाना, जोर जबरदस्ती या इसी तरह के दूसरे गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल शामिल हो। और तीसरी शर्त है कि इसका मकसद सीधे या परोक्ष रूप से कोई भौतिक लाभ कमाना हो। इसमें पैसों का लाभ मतलब वित्तीय लाभ भी शामिल है। ठीक है, तो निरंतरता, गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल और लाभ का मकसद, ये 3 मुख्य बातें हैं। और ये अपराध करता कौन है? क्या कोई अकेला व्यक्ति भी संगठित अपराध कर सकता है? दस्तावेज कहता है कि अपराध किसी अकेले व्यक्ति द्वारा या मिलकर काम कर रहे व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये या तो संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के तौर पर किया जाए या उस सिंडिकेट की ओर से किया जाए। यहाँ फिर वही शब्द आ गया, संगठित अपराध सिंडिकेट। इसे कानून कैसे परिभाषित करता है? ये है क्या असल में? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि संगठित अपराध सिंडिकेट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह। 2 या ज्यादा? हाँ, जो अकेले या साथ मिलकर एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में किसी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि में लगे हों।
वही निरंतर गैरकानूनी गतिविधि जिसका हमने अभी जिक्र किया था। तो कम से कम 2 लोग जो मिलकर लगातार ऐसे गंभीर अपराध कर रहे हों जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा हो और जिनका 10 साल का रिकॉर्ड हो, वो हुआ सिंडिकेट। बिल्कुल सही। और याद रखिए, इस निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में आर्थिक अपराध भी शामिल हैं, जैसा हमने पहले कहा था। आपने पहले आर्थिक अपराधों का जिक्र किया था। स्रोत इसमें क्या क्या शामिल करता है, ये जानना दिलचस्प होगा। क्या उदाहरण है? हाँ, स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, नकली नोट या स्टैंप बनाना, काउंटरफीटिंग, हवाला लेन देन। हवाला भी? हाँ, और बड़े पैमाने पर मार्केटिंग फ्रॉड या ऐसी कोई स्कीम चलाना जिसमें कई लोगों को धोखा दिया जाए। और बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ धोखाधड़ी, वो भी है? हाँ, वो भी स्पष्ट रूप से शामिल है। किसी भी तरह का पैसों का लाभ पाने के लिए किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी भी संस्था को धोखा देने के इरादे से किया गया कोई भी काम आर्थिक अपराध माना जा सकता है, अगर वो बाकी शर्तों को पूरा करता है संगठित अपराध की। ये परिभाषाएं तो काफी व्यापक और सख्त लग रही हैं। ये साफ है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके परिणामों पर। अगर कोई व्यक्ति या सिंडिकेट संगठित अपराध का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? जाहिर है गंभीर ही होगी। बहुत ज्यादा गंभीर। धारा 111(3) सजाओं के बारे में बताती है और यहाँ कानून कोई नरमी नहीं बरतता। क्या है सजाएं? अगर संगठित अपराध करने में किसी की मौत हो जाती है तो सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मृत्युदंड? हाँ, और इसके साथ कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना, न्यूनतम 10 लाख। 10 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना और मृत्युदंड तक की सजा, ये वाकई बहुत बहुत कठोर है। और अगर अपराध में किसी की जान नहीं जाती है तब भी सजा बहुत गंभीर है। ऐसे मामलों में कम से कम 5 साल की कैद है। 5 साल न्यूनतम? हाँ, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और साथ ही कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। तो आजीवन कारावास की संभावना तब भी बनी रहती है। अच्छा, ये तो हुआ सीधे अपराध करने वालों की बात। लेकिन अक्सर ऐसे अपराधों में कई लोग शामिल होते हैं। कोई साजिश रचता है, कोई मदद करता है, कोई उकसाता है। क्या उनके लिए भी यही सजा है? हाँ, कानून इस नेटवर्क के हर हिस्से को टारगेट करता है। धारा 111(3) कहती है कि जो कोई भी संगठित अपराध करने के लिए, मान लीजिए उकसाता है, कोशिश करता है, साजिश रचता है, जानबूझकर मदद करता है या तैयारी में कोई काम करता है, उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस मुख्य अपराधी को मिलती जिसने किसी की जान नहीं ली। यानी वही कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास। बिल्कुल, कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, और साथ ही कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर कोई सीधे अपराध में शामिल ना हो लेकिन सिर्फ सिंडिकेट का सदस्य हो, क्या सिर्फ मेंबर होना ही काफी है सजा के लिए? बिल्कुल, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। धारा 111(4) के मुताबिक सिर्फ किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना ही अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। सिर्फ सदस्य होना? हाँ, और इसके लिए भी सजा वही है, कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। अच्छा, ये दिखाता है कि कानून सिर्फ अपराध को नहीं बल्कि अपराध करने वाले उस पूरे ढांचे यानी सिंडिकेट को ही तोड़ना चाहता है। ये तो सचमुच पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने जैसा है। सदस्य होने से लेकर मदद करने तक हर स्तर पर गंभीर सजा। अच्छा, कई बार अपराधी को छिपाने या पनाह देने की बात भी आती है। हाँ, हार्बरिंग जिसे कहते हैं। हाँ, क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, धारा 111(5) इसी बारे में है। अगर कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देता है या छिपाता है जिसने संगठित अपराध किया है तो उसे भी सजा हो सकती है। और क्या सजा है इसमें? ये सजा कम से कम 3 साल की कैद से शुरू होती है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है, और साथ में कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसमें कोई छूट भी है, जैसे परिवार का कोई सदस्य अगर छुपाए तो? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है। ये सजा उस मामले में लागू नहीं होती जहां अपराधी के जीवन साथी ने, मतलब पति या पत्नी ने, उसे शरण दी हो या छुपाया हो। अच्छा, स्पाउस के लिए छूट है? हाँ, ये शायद एक मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर किया गया है। ये दिलचस्प है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, संगठित अपराध का एक मुख्य मकसद होता है पैसा कमाना। बिल्कुल। भौतिक लाभ। हाँ, तो उस पैसे या उससे बनाई गई संपत्ति का क्या होता है? क्या कानून उसे भी देखता है? कानून इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करता, बिल्कुल नहीं।
धारा 111(6) साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई संपत्ति रखता है, पोजेस करता है, जो संगठित अपराध से कमाई गई है या उसकी आय है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये भी एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कम से कम 3 साल की कैद की सजा है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। आजीवन कारावास कमाई रखने पर भी? हाँ, और साथ ही कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना भी है। तो न सिर्फ अपराध करना बल्कि उसकी कमाई रखना भी सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, वो भी जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल। और एक और पॉइंट है धारा 111(7) में। वो क्या है? ये सिंडिकेट की बेनामी या छिपी संपत्ति को निशाना बनाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की तरफ से, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर, कोई चल या अचल संपत्ति रखता है, ठीक है, और वो उसका संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाता, मतलब सैटिस्फैक्टरीली अकाउंट नहीं कर पाता कि ये संपत्ति कहाँ से आई, तो उसे भी सजा हो सकती है। और इस मामले में सजा क्या है? इस स्थिति में कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है। 3 से 10 साल? हाँ, और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसका मकसद है सिंडिकेट से जुड़ी उस संपत्ति को पकड़ना जिसका कोई वैध स्रोत न बताया जा सके। ठीक है। तो धारा 111 संगठित अपराध की एक बहुत ही, कह सकते हैं, व्यापक और गंभीर तस्वीर पेश करती है। इसमें अपराध की परिभाषा, सिंडिकेट की भूमिका और हर स्तर पर करने वाले से लेकर मदद करने वाले और पैसा रखने वाले तक सबके लिए कठोर सजाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने शुरू में छोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी जिक्र किया था। धारा 112 इसी के बारे में है। ये क्या है और ये बड़े संगठित अपराध से कैसे अलग है? हाँ, धारा 112 एक अलग तरह की संगठित गतिविधि को परिभाषित करती है जिसे छोटा संगठित अपराध कहा गया है। यहाँ, जैसा आपने कहा, शायद पैमाना थोड़ा छोटा है और अपराधों की प्रकृति भी थोड़ी अलग है। ये तब लागू होता है जब कोई समूह या गिरोह अकेले या मिलकर कुछ खास तरह के काम करता है। किस तरह के काम? स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चोरी, ठीक है, छीना झपटी, स्नैचिंग, हाँ, धोखाधड़ी, चीटिंग, टिकटों की अवैध बिक्री जैसे सिनेमा या मैच के टिकट ब्लैक करना, अच्छा, अवैध सट्टेबाजी या जुआ चलाना, और सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना। एग्जाम पेपर्स लीक करना या बेचना भी इसमें आता है? हाँ, और इसमें इसी तरह के अन्य आपराधिक कार्य भी जोड़े गए हैं जो इसे थोड़ा खुला रखते हैं। तो यहाँ मुख्य अंतर शायद अपराधों की गंभीरता है, और वो निरंतर गतिविधि वाली सख्त शर्त यहाँ नहीं है। सिंडिकेट वाली परिभाषा भी लागू नहीं होती। हाँ, ऐसा लगता है। यहाँ जोर समूह या गिरोह द्वारा किए जा रहे कुछ विशिष्ट अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों पर है। ये वो गतिविधियां हो सकती हैं जो शायद धारा 111 की सख्त परिभाषा में फिट न हो, लेकिन फिर भी संगठित तरीके से समाज में परेशानी पैदा करती हैं। स्रोत ने यहाँ चोरी शब्द को और खोला है ना, विस्तार दिया है। हाँ, बिल्कुल। धारा 112 की व्याख्या एक्सप्लेनेशन में चोरी के कई रूप शामिल किए गए हैं, जैसे चालबाजी से चोरी, ट्रिक थेफ्ट, हाँ, गाड़ी से, घर से या दुकान से चोरी, कार्गो की चोरी, जेब काटना, पिक पॉकेटिंग, जेब कतरों की गिरोह, हाँ, कार्ड स्किमिंग के माध्यम से चोरी, दुकानों से सामान उठाना यानी शॉपलिफ्टिंग, और एटीएम चोरी। इससे पता चलता है कि कानून कई तरह की संगठित चोरियों को इसमें शामिल करना चाहता है। ये दिलचस्प है कि जेब काटने या शॉपलिफ्टिंग जैसी चीजें भी अगर समूह में की जाएं तो छोटे संगठित अपराध में आ सकती है। इसके लिए सजा क्या है? जाहिर है धारा 111 जितनी गंभीर तो नहीं होगी। न, सजा काफी कम है, लेकिन फिर भी यह साधारण चोरी से ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। धारा 112(2) के अनुसार जो कोई भी छोटा संगठित अपराध करता है उसे कम से कम 1 साल की कैद होगी। 1 साल न्यूनतम? हाँ, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। हालांकि न्यूनतम राशि यहाँ नहीं बताई गई है। 1 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना, ये धारा 111 की आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजाओं से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि कानून संगठित रूप से किए जाने वाले छोटे अपराधों को भी हल्के में नहीं ले रहा है। बिल्कुल, ये कानून के उस नजरिए को दिखाता है जो संगठित आपराधिक गतिविधि के अलग अलग स्तरों को पहचानता है। बड़े सिंडिकेट और गंभीर अपराधों के लिए अत्यधिक कठोर सजा, और छोटे गिरोहों द्वारा किए जा रहे
अपेक्षाकृत कम गंभीर संगठित अपराधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सजा तय करता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कानून संगठित अपराध को एक गंभीर और लगातार चलने वाली गैरकानूनी गतिविधि के रूप में देखता है। हाँ, जिसमें अक्सर एक सिंडिकेट शामिल होता है। सही। और जिसका मकसद लाभ कमाने के लिए गैरकानूनी तरीकों जैसे हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करना होता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। सिर्फ पारंपरिक माफिया अपराध ही नहीं, बल्कि आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, तस्करी सब इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल। और निरंतर गतिविधि और सिंडिकेट की परिभाषाएं इसे सामान्य अपराधों से अलग करती हैं। ये महत्वपूर्ण है। फिर हमने छोटे संगठित अपराध को समझा, जो समूहों या गिरोहों द्वारा की जाने वाली चोरी, धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों से जुड़ा है, और जिसके लिए अलग पर फिर भी एक मीनिंगफुल सजा है। सही। सबसे अहम बात शायद ये निकल कर आती है कि ये स्रोत दिखाते हैं कि कानून संगठित अपराध के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे तंत्र को निशाना बना रहा है। हाँ, ये बात तो साफ दिखी। सिर्फ अपराध करने वाले को नहीं, बल्कि साजिश रचने वाले, मदद करने वाले, सदस्य बने रहने वाले, पनाह देने वाले और यहाँ तक कि अपराध की कमाई रखने वाले को भी हर कड़ी के लिए सजा तय है। ये एक व्यापक रणनीति लगती है। सिर्फ अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय अपराध के नेटवर्क को ही कमजोर करने की कोशिश। ये जानकारी यकीनन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कानून व्यवस्था या समाज पर अपराध के प्रभाव को समझना चाहते हैं। निश्चित रूप से।